हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स का सीरीज। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका टाइम नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि बड़ा कीमती टाइम है अभी जो एग्ज़ाम का पीरियड आ गया है। तो हम लोग प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न को थोड़ा सा समझेंगे और फिर अच्छा से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है। देखिए आईएमएफ जो है, आईएमएफ ने कितना प्रतिशत विकास दर जो भारत का है वो रहने का एक अनुमान लगाया है, एक आकलन किया है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो प्रतिशत की देखिए, प्रतिशत जब डाटा कोई पूछा जाता है और ख़ास करके आईएमएफ की जब बात होती है तो डाटा ही बेस्ड होता है। और जैसे में इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं तो अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ट्रेडिशनल के लिए आप एनसीईआरटी का यूज़ कर लीजिए। साथ ही साथ अगर कोई मैगजीन है जैसे क्रॉनिकल है या प्रतियोगिता दर्पण है तो उसका एक अलग से देता है अर्थव्यवस्था का, तो वहाँ से आप निकाल के पढ़ते हैं तो आपका समझिए कि इकोनॉमिक्स भी अच्छा हो जाएगा और वहीं से साइंस टेक भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि साइंस टेक से देखिएगा, साइंस से प्रश्न तो रहते हैं, साथ ही साइंस टेक से भी पूछा जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स का जो डाटा है आपको एकदम जुबानी याद करना पड़ेगा। 6.1%। ओके, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.1% हो जाएगा। ठीक है, ये आईएमएफ कोष जो है, जैसे मानते हैं इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक अनुमान लगाया कि भारत का विकास दर कितना है, 6.1% है। तो आइए इसके डिस्कशन के बारे में हम लोग देखते हैं। डिस्कशन क्या कहता है। देखिए सबसे पहली बात तो कि वर्तमान में जो आईएमएफ के जो एमडी हैं उनका नाम क्या है, तो ये देख लीजिए, एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। ठीक है, जॉर्जीवा ऐसे हो जाएगा। हम टाइपिंग करते हैं थोड़ा सा ये हो जाता है यार। मैं कितना दिन से हम खोज रहे हैं कि कोई मुझे पीपीटी बनाने वाला मिल जाए। ये हो गया, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हो गया। अगर इससे पूर्व की बात करें 2019 की बात कर दिया जाए तो क्रिस्टलिन लेगार्ड हो जाएंगे। ठीक है, लेगार्ड हो जाएंगे। अगर बात कर दिया जाए कि आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो आईएमएफ का मुख्यालय की बात कर दिया जाए तो वाशिंगटन डीसी में है, यानी कि यूएसए अमेरिका में है। ठीक है, देखिए वाशिंगटन डीसी में है। और सबसे बड़ी बात है कि आईएमएफ है क्या, पूछा जाता है कि आईएमएफ क्या है, तो यहाँ देखिए यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख एजेंसी है। बात करते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। देखिए आईएमएफ की अगर बात कर दिया जाए तो टोटल देशों की संख्या 190 है। अगर बात कर दिया जाए कि 190वां देश यानी कि सबसे नया देश इसमें कौन शामिल हुआ है, तो उसका नाम है एंडोरा। अगर एंडोरा की बात कर दिया जाए तो कहाँ पे है, तो यूरोप में है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी संस्थान हैं उसमें नया कंट्री कौन शामिल हुआ है, यहाँ से बीपीएससी दरगाह में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा, नया देश शामिल कौन हो गया, अंडोरा है। ये कहाँ पे, यूरोप में है। अगर बात कर दी जाए कि इसका गठन कब हुआ, तो देखिएगा ये 27 दिसंबर 1945 को इसका गठन हुआ। इस गठन में हमारा भारत भी शामिल था। ठीक है, तो आप लोगों ने ये देखा कि आईएमएफ ने कितना प्रतिशत अनुमान रखा है विकास दर का, तो 6.1% हो जाएगा। 6.1%, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 6.1%। और रहा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले वर्तमान में इसका अगर एमडी की बात कर दी जाए, अध्यक्ष की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जॉर्जीवा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात कर दिया जाए इसमें, तो इसमें नया जो देश शामिल हुआ जो 190वां स्थान है, इसका 190 जो स्थान है वो है एंडोरा। और ये कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। बात कर दिया इसका गठन का, तो 1945 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में निम्न में से किसे बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसमें हाल ही में अभी मनोनीत किया गया है। तो इसमें कहा गया कि बिहार का कौन ऐसा मतलब व्यक्ति है जिसे मनोनीत किया गया है बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ पे आंसर देखा जाए तो ये क्या हो जाएंगे, राजेंद्र कुमार हो जाएंगे। ये राजेंद्र कुमार हो जाएंगे। ये पूर्वी चंपारण में हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से इनको मतलब बनाया गया। ये पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। आइए इनके डिस्कशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। देखिए राजेंद्र कुमार ये हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के हैं। ठीक है, पूर्वी चंपारण में पड़ता है।
देखिए पूर्वी चंपारण हो जाएगा, ठीक है, चंपारण। और ये अनुसूचित जाति आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। अगर बात करते हैं ये शंभू कुमार सुमन के बारे में, शंभू कुमार सुमन के बारे में, तो देखिएगा ये कटिहार के रहने वाले हैं और इन्हें अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया, सुमन जी को बनाया गया। यानी कि सुमन, शंभू कुमार सुमन को बनाया गया। किनको, शंभू कुमार सुमन को, जो कटिहार के रहने वाले हैं, अनुसूचित जनजाति यानी कि समझिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब का जो अध्यक्ष हैं, आयोग का जो अध्यक्ष है, इनको बनाया गया। आगे हम लोग चलते हैं, संतोष निराला। ये संतोष निराला बक्सर के रहने वाले हैं, बक्सर के, और इनको महादलित आयोग के अध्यक्ष बनाया गया। महादलित आयोग के अध्यक्ष बनाया गया किनको, तो यहाँ पे देखिए संतोष निराला को। और यहाँ पे बिहार में जो महिला आयोग के अध्यक्ष जो बनी है, महिला आयोग के अध्यक्ष जो बनी है, उनका नाम है अश्वमेघ देवी। अश्वमेघ देवी, लेकिन रहने वाली कहाँ की, समस्तीपुर की, समस्तीपुर की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं। और भारत की अगर बात कर दिया जाए तो रेखा शर्मा है, ठीक है। तो बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, अश्वमेघ देवी, और कहाँ के हैं, तो समस्तीपुर के। और ये देखिए 4 है और चारों को मनोनीत किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार के लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट की अगर बात कर दिया, जो VVI है, सबसे VVI ये हो जाएंगे, महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं अश्वमेघ देवी, ये हो जाते हैं सबसे ज़्यादा VVI, ठीक है। ऐसे सब VVI है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सवाल पे ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है कि निम्न में से कहाँ पहला, जब बात पहला कहा जाता है, विश्व में पहला, राज्य में पहला, जिला में पहला, तो समझिए कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि निम्न में से पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा, तो पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है, कहाँ खोला गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बात हो जाता है कारगिल का, कारगिल का। और ये कारगिल कहाँ भी है, तो वर्तमान के लद्दाख में पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। इसके डिस्कशन में हमने क्या बनाया है, देखिए कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। और ये देखिएगा, इसी जब कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। हालांकि हमारा जो कारगिल युद्ध में जो विजय हुआ, मतलब विजय तो हुआ लेकिन बहुत सारा परेशानी भी हो गया था। बात करें तो उस समय एक टेक्निकल थी जिसका नाम है IRNSS, मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, अमेरिका ने देने से मना कर दिया, जिसके वजह से हमारे जो भारत के जो बहुत सारे सैनिक थे वो मारे गए। भले हमने बहुत सारे सेनाओं को खो करके जीत हासिल की, लेकिन ये जीत कोई जीत नहीं होता है, ठीक है। बाद में हमारे देश ने, इसरो ने इसका निर्माण किया और आज हमारे पास है, ये स्वदेशी है। ये हमारे पास क्या है, स्वदेशी है। 1500 मीटर के राउंड में कुछ भी हो जाए, यानी कि समझिए कि पत्ता भी अगर खड़क जाता है तो तुरंत पता चल जाएगा, मतलब इतना बेहतरीन ये बनाया गया। उस समय अमेरिका देने से मना कर दिया। बात कर दिया, अमेरिका इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस समय भारत और ये अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में संबंध बहुत ही अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका से सामान जो ज़्यादा खरीदेगा उनका प्रिय मित्र हो जाएगा। वो प्रैक्टिकल वो लोग लाइफ देखते हैं, और उस समय फ़ायदा नहीं हो रहा था भारत से, इसलिए सपोर्ट कर रहा था किसका, पाकिस्तान का। तो चलिए ये देखते हैं, कारगिल वो युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में, उसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और सबसे बड़ी बात है, कारगिल युद्ध कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। और ये कारगिल है कहाँ पे, तो ये है आपको लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। अब ये देखिए जो इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट जो है ये यहाँ पे हो जाएगा, पेन थोड़ा चेंज कर लिया जाए। कहता है कि भारत और एशिया का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पे है, भारत और एशिया का सबसे पहला जो महिला पुलिस थाना कहाँ पे है, तो केरल में बनाया गया। तो केरल में कहाँ पे, तो कोझिकोड में बनाया गया। कहाँ पे, तो कोझिकोड में, ये केरला में है, कोझिकोड में, ठीक है। और इसका उद्घाटन की अगर बात कर दिया है तो देखिए उद्घाटन होता है 27 अक्टूबर 1973 को। कब होता है, 27 अक्टूबर 1973 को। और उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत की एक लेडी प्रधानमंत्री जिनका नाम था इंदिरा गांधी। सोचिए 1973 की बात है, उस समय उद्घाटन किया था और केरल में हुआ था, क्योंकि भाई केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। एजुकेशन की बात कर दी जाए तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एजुकेशन रेशियो हमारे केरल में ही है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा आपको केरल में ही है। अगर आपको सेक्स रेशियो की बात कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा आपका केरल में ही दिखता है। मसालों वाली बात कर दिया जाए तो देखिएगा केरल के ही तट पे पहुंचता है कौन, वास्को डी गामा, ठीक है।
तो आपको ये सारे चीज़ मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि नीति आयोग रिपोर्ट 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब चीज़ें ज़रूर याद रहना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और ये सारा चीज़ें पेपर का ही हम दे रहे हैं, ये पेपर का ही है। हमने इसमें कटिंग नहीं डाल पाया है, क्योंकि कटिंग में मतलब आज बहुत टाइम लग गया, पूरे रात मतलब समझिए कि जगना पड़ गया। नीति आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में गरीबी दर सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम कहाँ हुआ है? अगर नीति आयोग की बात करें, एक समय देखिएगा नीति आयोग ने सबसे ज़्यादा बोला कि गरीबी कहाँ पे है, तो बिहार में है। उसके बाद भटक गया। यहाँ तक कि नीति आयोग पे बहुत सारे जो राज्य हैं उनका भरोसा ही टूट गया। लेकिन अभी जो रिपोर्ट दिया है नीति आयोग ने, जो 2023 में अभी रिपोर्ट आया है, देखिए रिपोर्ट कब आया, तो 2023 में रिपोर्ट आया। तो कहता है कि सबसे कम गरीबी दर हुआ है कहाँ पे, घट करके कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ है। तो बिहार की बात कर दिया है तो देखिए कहाँ पे हो जाएगा, 18.13% हो जाता है। ये पहला स्थान है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ हुआ, बिहार में हुआ 18.13%। उसके बाद कहाँ पे होता है, तो उसके बाद बात कर दिया है तो मध्य प्रदेश हो जाता है। कितना हो जाएगा, तो 15.94% हो जाता है। दूसरा स्थान किसका है, तो मध्य प्रदेश का हो जाता है। पहला स्थान बिहार का, दूसरा स्थान गरीबी में सबसे कम मतलब जो कम वृद्धि हुआ है, यानी कि समझिए कि सबसे कम हुआ है। वृद्धि की बात करें या गरीबी की बात करें, तो गरीबी घटा है, उस घटने के क्रम में इन सब राज्यों का स्थान आता है। तो सबसे पहला स्थान किसका हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा, लगभग 18%, 18.13%। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, कितना, 15.94%। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का स्थान आता है 14.75%। उसके बाद बात है उड़ीसा का 13.66% आता है। उसके बाद थोड़ा सा इसका और डिस्कशन देख लेते हैं ताकि आपको काम आ जाएगा। देखिए कहता है कि 2015-16 से लेकर के 2019-21 तक सबसे ज़्यादा गिरावट की बात करता है। कहाँ पे दर्ज किया गया है, तो बिहार में दर्ज किया गया है। बात हो रहा है कि 2016 से, यानी कि 2015-16 और 2019 से लेकर के 21 तक में जो सबसे गिरावट दर्ज हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो बिहार में हुआ है। सबसे ज़्यादा बिहार में कितने प्रतिशत हुआ है, तो 18% के लगभग, ठीक है, 18% के लगभग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा का जो स्थान आता है, चौथा स्थान आता है। और उसके बाद जो पांचवा की अगर बात कर दिया जाए तो राजस्थान का स्थान आ जाएगा, कितना, 13.55%, ठीक है। उड़ीसा के बाद किसका स्थान आएगा, तो उड़ीसा के बाद देखिए राजस्थान का आता है। और राजस्थान के बाद किसका स्थान आएगा, तो झारखंड का स्थान आएगा। झारखंड का कितना प्रतिशत, तो देखिए 13.29% इसका दर्ज किया गया है गरीबी घटने में, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कहता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रतन टाटा को उद्योग रत्न का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये उद्योग रत्न का पुरस्कार दिया गया। हाल ही में मतलब भारत का कौन ऐसा राज्य है जो रतन टाटा को क्या दिया है, उद्योग रत्न का पुरस्कार दिया है, उद्योग रत्न का पुरस्कार। तो देखिएगा इसमें आंसर आपको हो जाएगा, चारों ऑप्शन की बात कर दिया जाए, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात और केरला में, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। तो महाराष्ट्र ने क्या दिया है, तो देखिए उद्योग रत्न का पुरस्कार दिया है, किनको, तो रतन टाटा को दिया है, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लीजिए। डिस्कशन क्या कहता है, देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे महाराष्ट्र का सीएम कौन है। तो महाराष्ट्र के सीएम के बारे में एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। यहाँ के राज्यपाल की बात कर दिया जाए तो 22वें राज्यपाल हो जाते हैं, जिनका नाम है रमेश बैस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, ठीक है। एक तो महाराष्ट्र ने दिया पुरस्कार, जो भारत में अभी 2023 की बात करती जाए तो उद्योग रत्न का पुरस्कार दिया कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र ने। और बात कर ली जाए ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे सबसे मतलब बड़ा जो पुरस्कार होता है ऑस्ट्रेलिया का नागरिक सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार, वो दिया रतन टाटा को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस का भी अवार्ड इनको मिला, किनको, रतन टाटा को। और देखिए भारत सरकार ने 2000 में पद्म भूषण दिया हुआ था, ठीक है, 2000 में पद्म भूषण दिया था, किनको, रतन टाटा को। और पद्म विभूषण की अगर बात कर दिया तो देखिए यहाँ पे 2008 में इनको पद्म विभूषण की उपाधि से इनको नवाजा गया था, किनको, तो रतन टाटा को। देखिए रतन टाटा में नैतिकता, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा सादगी और नैतिक भरा उनका लाइफ है, यानी कि कहीं ना कहीं देशों को जोड़ने के लिए और देशों में व्यापार के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वो कहीं ना कहीं बेहतर काम करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे इसका देखते हैं, आगे क्या प्रश्न करता है। देखिए मुहर्रम के समय में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है
ऐसे प्रश्न भी पूछा गया है यहाँ पे, देख लीजिए। कहता है कि बिहार के किस जिले में 27 जुलाई से, किस कब से, 27 जुलाई से 30 जुलाई तक अगर बात कर दिया जाए तो 72 घंटे के लिए यानी कि सोशल मीडिया पे मतलब बिहार सरकार ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, बैन कर दिया 27 जुलाई से 30 जुलाई यानी कि 2023 अभी के समय की मैं बात कर रहा हूँ। और एक चीज़ देखिए, 72 घंटों के लिए बैन कर दिया क्योंकि बिहार सरकार को लगा कि शायद मुहर्रम के समय में कहीं ऐसा उपद्रव खड़ा ना हो जाए जिससे माहौल गड़बड़ा जाएगा। तो प्रशासन ने को ठीक से बेहतर मतलब बनाने के लिए ये सारा प्रावधान किया गया है। तो ये जिला कौन सा हो जाएगा, अगर बात कर दिया जाए तो कौन सा जिला हो जाएगा, तो देखिएगा ये दरभंगा हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा, ये दरभंगा जिला हो जाएगा। प्रश्न कहता भी है बिहार के किस जिले में 27 जुलाई से 30 जुलाई तक सोशल मीडिया पर, किस पर, सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है। आजकल एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव है। कुछ भी ऐसा करिएगा, देखिए मणिपुर की कांड जो आपको सामने प्रस्तुत हुआ, किसके वजह से हुआ, सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया कुछ ऐसे मुद्दे को उठाती है जिस पे लोगों का नज़र जाता है और वाकई में ये काफ़ी एक्टिव है। तो सबसे पहले कहा दरभंगा में, लेकिन देखिएगा इसका डिस्कशन और देखिए दरभंगा के साथ साथ औरंगाबाद और ये देखिएगा और भी आगे आपको देखा मधुबनी का क्षेत्र जो है उस पर भी, वहाँ भी बैन लगा दिया गया। कहता है कि दरभंगा के बाद औरंगाबाद और मधुबनी में सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया गया। जैसा सोशल मीडिया में आप देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर वगैरह जो है, और इसमें कहा गया कि मुहर्रम में उपद्रव न फैले इसीलिए ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार में किसको लगाया गया, तो सबसे पहले की अगर बात हो गया तो दरभंगा हो जाएगा। उसके बाद में देखा गया कि स्थिति कहीं औरंगाबाद में ख़राब ना हो जाए और मधुबनी में ना ख़राब हो जाए, तब ये फिर से ये औरंगाबाद और मधुबनी में भी यानी कि सोशल मीडिया पे क्या कर दिया गया, बैन लगाया गया। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ क्या होता है कि बड़ी शांति सुकून भरा ये होता है, खास करके बिहार में। एक समय था, मतलब कहना तो ये नहीं चाहिए क्योंकि हम अगर बीपीएससी दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं तो हमारा ये बनता है कि सबके बारे में जानें। जो भी राज्य सरकारें हमारे बिहार में जो राज की हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और पॉलिटी से देखिएगा तो अप्लाइड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं कि फैक्ट उस तरह से अब नहीं है। अब बीपीएससी का ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया है, बिल्कुल यूपीएससी के स्टैंडर्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा जब लालू प्रसाद यादव की यहाँ पे गवर्नमेंट थी तब उन्होंने सांप्रदायिकता को बहुत ही ज़्यादा रोकने की कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा। उनके पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, भले जो भी हो, लेकिन उन्होंने बहुत ही कोशिश किया और कभी यहाँ पे सांप्रदायिकता नहीं हुआ। जब अभी की गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको देखता है, अभी देखिएगा अभी कुछ ही हाल ही फिलहाल के समय में आप देखिएगा यानी कि राम जन्माष्टमी पता नहीं क्या था उस समय, तो पूरे बिहार समझिए कि सांप्रदायिकता के आग में जल रहा था। ठीक है, अभी देखिए अभी सिचुएशन पैदा हो गया, अभी मुहर्रम का समय है, अभी इस तरह से सिचुएशन पैदा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई ऐसा मतलब हो के रहना चाहिए। चलिए अगला हम लोग प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया। क्या कहता है, मेरी माटी मेरा देश। क्या है अभियान का नाम, मेरी माटी मेरा देश का अभियान कौन शुरू किया, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको 4 दिया है, केंद्र सरकार, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे बात हो जाएगा किसका, तो केंद्र सरकार का। किसने स्टार्ट किया इसको, ये है केंद्र सरकार ने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया। तो चाहिए थोड़ा सा डिस्कशन इसका देख लिया जाए क्या कहता है। अच्छा ये वाला आ गया, चलिए हम लोग ये देखते हैं। कहता है कि B20 का, ये देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता ही देते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई है। ठीक है, कहता है कि B20 यानी कि बिजनेस 20 यानी कि G20 से ही इसका ये निर्माण हुआ है। तो B20 का मतलब होता है बिजनेस 20 का पहला सम्मेलन किस राज्य में हुआ है। क्या कहा, कहता है कि B20 का पहला सम्मेलन किस राज्य में हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, तो मणिपुर हो जाएगा। कहाँ पे होगा, तो मणिपुर हो जाएगा। कहता है कि B20 का पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ, मणिपुर में हो जाएगा। ये बहुत ही BBI है, इसके बारे में डिस्कशन देख लीजिए क्योंकि ये 4 जगह पे हुआ है। तो चारों आपको याद रहना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला की अगर बात कर दें तो देखिए पहला क्या होता है B20 का सम्मेलन, ये 16-19 फरवरी को हुआ, 16 से लेकर 19 फरवरी के बीच में हुआ। ये इम्फाल में होता है। कहाँ पे होता है, इम्फाल में। जो मैंने कहा कि सबसे पहले कहाँ हुआ, तो मणिपुर में हुआ। तो इम्फाल में हुआ, मणिपुर में। ठीक है, इम्फाल में। बात किया जाए दूसरा का, तो दूसरा कब हुआ, तो देखिए 1 से 3 मार्च के बीच में इसका हुआ था। ठीक है, B20 का सम्मेलन जो है 1 से 3
कब हुआ? मार्च में हुआ था। कहाँ पे होता है? आइजोल में होता है। आइजोल कहाँ? तो मिज़ोरम में, ठीक है, मिज़ोरम में होता है। ये दूसरा होता है। पहला हमने कहाँ देखा? मणिपुर में। दूसरा की बात हुआ तो यहाँ पे मिज़ोरम में हो जाता है। बात करें हम तीसरा का तो 15 से 17 मार्च के बीच में होता है। तीसरा का बात कर दिया जाए यहाँ पे, तीसरा का तो क्या होता है? 15 से 17 मार्च में होता है। कहाँ पे? गैंगटोक में, गैंगटोक में। और ये कहाँ पे? सिक्किम में। ओके, सिक्किम में। ये सब का राजधानी है मतलब समझिए सिक्किम का राजधानी गैंगटोक उसी तरह से है। तो चौथा की अगर बात कर दी जाए तो चौथा की देखिए 4 से 6 अप्रैल के मध्य में होता है। कब होता है चौथा? 4 से 6 अप्रैल के मध्य होता है। कहाँ पे? कोहिमा में, यानी कि नागालैंड का राजधानी है, कोहिमा में होता है। तो पहला की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? पहला देखिए मणिपुर में होता है, मणिपुर हो गया। दूसरा की बात कर दी जाए यहाँ पे दूसरा की तो मिजोरम में हो जाता है, मणिपुर, मिजोरम। और तीसरा देखिए गैंगटोक हो जाता है, कहाँ पे? सिक्किम में। और चौथा की बात की दिए तो नागालैंड हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें एकदम जुबान पे याद रहना चाहिए। ये सब VBI है और भी बढ़ाएंगे एकदम, क्या कि एग्ज़ाम जैसे ही धीरे धीरे आ रहा है तो उसमें ये भी हो रहा है। और हम MCQ भी आपको दिए हैं। कुछ लोग समझिए कि 12-13 सही किया, बहुत ही अच्छा है। आप कम से कम बना रहे हैं और हिम्मत तो रख रहे हैं कि हम कम से कम बना रहे हैं। हम टेस्ट यहाँ पे लेते हैं तो बहुत मतलब समझिए कि मेंस देने वाले लड़के लोग भी बहुत कम नंबर लेके आते हैं। ठीक है, तो उन लोग की भी तैयारी ऐसे चल रही है। हम अपना सोचे हैं कि अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा रखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड मायने रखता है, उसका लेवल भी पकड़ना ज़रूरी है। तो MCQ ज़रूर करिए। MCQ से ये फ़ायदा होगा, आपको मूल्यांकन करने मिलेगा, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं वहीं से प्रश्न आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये है कि हम ऐड कर देते हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सारा का सारा प्रश्न वहीं से मिलेगा। इसलिए प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल न्यूज़पेपर इतना ज़रूर पढ़िए। अगर प्रश्न बनाना है और BPC फाइट करना है, BPC में 30 प्रश्न अगर लाना है, अगर दारोगा में 30 प्रश्न मतलब ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं अगर उसे कंप्लीट करना है तो कोई मैगजीन मत पढ़िए। बहुत सारे लोग बोलते हैं फलाना पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। हम तो नाम नहीं रखेंगे, बट इतना ज़रूर बताएंगे कि हम अभी भी बोल रहे हैं कि तो 3-4 चीज़ें हैं जिसे आप ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करिए, क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको हमेशा बहुत सारा चीज़ अपडेट रहेंगे। उसके बाद या तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए, नहीं तो क्रॉनिकल पढ़ लीजिए। कोई ना कोई एक मैगजीन प्रत्येक माह का लिया करिए और अच्छा से स्टडी करिए। सारा चीज़ उसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, जब तक अच्छा से अध्ययन नहीं कर पाएंगे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ज़रूरी है अभी के समय में जितना देखिए कंपटीशन, जो नए नए एनर्जी वाले जो लड़के आते हैं बहुत ही पढ़ाई करते हैं, और जिसकी फैमिली समझिए कि PCS को लेकर के है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा उनको आइडिया देते हैं, मूवमेंट करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गाइड करते हैं। उनके पास कोई ना कोई होता है। जैसे अभी के समय में हम लोग कभी देखते हैं सर्किल में, हमें लोग हैं भाई बंधु को जाता है तो हम लोग से जोराए वगैरह लेता है, जल्दी फाइट करता है लोग। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे मतलब दिल्ली में एक भतीजा है तो भी समझिए कि मतलब PT रुकता नहीं है। तो ये सब चीज़ होना चाहिए। अब ये चीज़ है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जो ऑलरेडी हम लोग खुद ही हैं तो इंस्टीट्यूट की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो चलिए ये सारा चीज़ें हैं, तो आप भी कम से कम मैगज़ीन का इस्तेमाल करिए। अगर इसके साथ अगर लगता है कि हमको मेंस देना है तो एक योजना पढ़ लीजिए, नहीं तो कुरुक्षेत्र, ये दोनों में कोई ना कोई देख लीजिए, मैटर किस में अच्छा दिया है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। तो ये हो जाता है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, कहता है कि किस राज्य में लेबर कार्ड धारकों को, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही VBI आपको हो जाएगा। कहता है कि किस राज्य में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए क्या दिया गया है? वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। भारत का कौन ऐसा राज्य है जो क्या कहता है कि लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय राशि दिया जाएगा, है ना? वित्तीय सहायता राशि देने की बात की गई, घोषणा किया है, तो हमारा राज्य क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार ने कहा है कि जो लेबर कार्ड धारक है उनको क्या किया जाएगा? उनको साइकिल खरीदने के लिए हमारे यहाँ से पैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है? बात यहाँ पे किसका हो रही है कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो सरकारी डॉक्टरों का सेवानिवृत्ति मतलब 65 वर्ष अब कर दिया है? पहले कितना होता था? तो 62 वर्ष होता था। पहले कितना होता था? 62 वर्ष होता था। इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और पहले 62 होता था, अब क्या कर दिया गया? 65 कर दिया गया है। ठीक है, अब आइए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट में ये देखिए, कहता है कि हाल ही में भारत का 83वां ग्रैंड
क्या कहता है, 13वां ग्रैंड मास्टर कौन बना। ठीक है, 13वां ग्रैंड मास्टर कौन बना। ठीक है, कहता है कि हाल ही में भारत का, इससे प्रश्न पूछा जाता है। पुरस्कार से तो पक्का प्रश्न रहता है। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो रहता है ना, भारत के नेशनल से रहता है, और नेशनल वही लोग बनाते हैं जो प्रतियोगिता दर्पण अच्छा से पढ़ते हैं या क्रॉनिकल अच्छा से पढ़ते हैं। अगर न्यूज़पेपर और क्रॉनिकल और दर्पण अगर आपके पास है तो नेशनल से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि देखिएगा, नेशनल समझिए कि बेहतर आपको कोई भी मैगजीन लिख ही नहीं सकता दर्पण के सिवा या क्रॉनिकल के सिवा। और न्यूज़पेपर का तो बात ही अलग है। अगर न्यूज़पेपर आपके पास 2 है तो समझिए कि एकदम ज़बरदस्त है, आपसे बेहतर कोई कर भी नहीं करेगा। लेकिन रोज़ स्टडी होना चाहिए। जैसे आप सो करके जगते हैं तो सबसे पहले आपके टेबल पे या आपके सामने क्या होना चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर को आदत में लगाइए, क्योंकि न्यूज़पेपर से देखिएगा, अगर आपकी तैयारी बीपीएससी की हो रही है तो समझिए कि लगभग 50% हिस्सा कवर करता है न्यूज़पेपर मेंस के लिए। अगर आप निबंध की बात करिए तो विदाउट न्यूज़पेपर का निबंध हो ही नहीं सकता। अगर अप्लाइड प्रश्नों की बात कर दिए तो बिना न्यूज़पेपर का काम ही नहीं चलेगा। अगर बात करते हैं अप्लाइड बहुत सारे चीज़ों का तो बिना मैगजीन का काम नहीं चलेगा। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण में पीटी के लिए और मेंस के लिए दोनों मटेरियल होता है। बस आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा, आपको निकालना होगा। इसीलिए प्रतियोगिता दर्पण में पीटी के लिए एक साइड में है और आपको मेंस के लिए अलग साइड में है। बाकी आपको मूल्यांकन करने के भी उसमें मतलब समझिए कि प्रश्न दिया रहता है। एक प्रतियोगिता दर्पण को अगर बेहतर करते हैं न्यूज़पेपर के साथ में तो समझिए कि आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। गारंटेड है, एकदम बनेगा ही बनेगा निश्चित तौर पे। हम लोग का अनुभव है, हम लोगों ने खुद ये किए हैं। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग को हम यही मतलब फॉलो करवाते हैं और उनका रिजल्ट हमेशा होता है। मतलब समझिए कि जो आपको बात कर दिया जाए करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स हमारे यहाँ से ये समझिए कि नहीं होता है। अभी आपको बताते हैं, ऐसे बुक हम लोग ये कर पाते हैं। देखिए, यही सारा बुक है, ये सब जो देख रहे हैं ना, यही बुक है मेरा वाला। देखिए यहाँ पे लगा होगा। तो एक अनुभव रहा है कि करंट कहाँ से पूछा जाता है, इसलिए हम देखते हैं। हम मेरा मैगज़ीन हम अपने स्टूडेंट को नहीं बोलते पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको प्रतियोगिता दर्पण पे और न्यूज़पेपर पे आपको फोकस करना ही करना है। एक टाइम कोई डिबेट देख लीजिए, कोई न्यूज़ देख लीजिए जिसका आपको अच्छा लगे। हम लोग तो पहले रवीश कुमार को देखा करते थे। हाल ही में भारत का 13वां ग्रैंड जो मास्टर कौन बना, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आदित्य सामंत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आदित्य सामंत हो जाएगा। ठीक है, आदित्य सामंत नाम है इनका। ये 13वां ग्रैंड मास्टर है। कौन सा, 13वां ग्रैंड मास्टर है आदित्य सामंत। ठीक है, आइए इसमें से कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। कहता है कि 32वां सरस्वती सम्मान किनको दिया गया। अब हम क्या है कि पुरस्कार अलग से करा देते हैं, खेल अलग करा देंगे, सब कुछ अलग अलग करा देंगे, ताकि सारा का सारा प्रश्न आपसे, क्योंकि खेल से देखिएगा 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं बीपीएससी में, और महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि आप लोग खेल में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपसे प्रश्न बन ही जाएगा। तो चलिए, क्या कहता है, 32वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया। कहता है कि 32वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, तो इनका नाम क्या है, शिव शंकरी नाम है। ठीक है, ये शिव शंकरी इनका नाम हुआ। ये तमिल साहित्यकार है। कौन सा है, तो तमिल भी है। तो इनका जो मतलब रचना है, तो उनका रचना का नाम क्या है, तो ये देखिए सूर्यवंशम रचना है। कहता है 32वां, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिए, कहता है 32वां सरस्वती सम्मान किनको दिया गया, तो शिव शंकरी को दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने किस भाषा में लिखा, तो तमिल भाषा में लिखा। तो इनकी रचना क्या है, तो सूर्यवंशम है। ठीक है, सूर्यवंशम है। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो यहाँ पे देखिए 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया, तो इनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी। क्या नाम है, ज्ञान चतुर्वेदी। 32वां जो व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान जो है, ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से ये सब चीज़ें नवाजा जाता है, दिया जाता है। तो ज्ञान चतुर्वेदी ये हो गए मतलब व्यास सम्मान के लिए। और इनकी रचना की अगर बात कर दी जाए तो रचना इनका पागल खाना है। ठीक है, रचना क्या हो जाएगा, पागल खाना हो जाएगा। देखिए, पागल खाना हो जाएगा इनकी रचना। ठीक है, पागल खाना रचना होता है। व्यास सम्मान इनको मिला। पूछा जाता है ये कौन सा व्यास सम्मान है, तो 30, 31, 32, तो याद रखिएगा ये 32वां है। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कि 32वां बिहारी पुरस्कार किनको दिया गया। ये 32वां क्या है, बिहारी पुरस्कार किनको दिया गया, तो ये देखिए इनका नाम है माधव हाड़ा। क्या नाम है, माधव हाड़ा। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता है वो है आपका व्यास सम्मान, और कभी कभी बिहारी पुरस्कार पूछता है। जरूर नहीं कि बिहारी पुरस्कार बिहारी को दिया जाए। ठीक है, और भी लोग हो सकते हैं।
अब देखिए क्या कहता है, 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया, तो इनका नाम क्या नाम है, माधव हाड़ा है। और इनकी रचना की अगर बात कर दिया है तो देखिए कितना प्यारा नाम है, पचरंग चोला पहर सखीरे। ठीक है, पंचरंग चोला पहर सखीरे, ये हो गया कि इनका माधव हाड़ा का रचना है, जो इनका कृति है ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त हो जाता है, यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त होता है। ये हमारा सेशन पक्का आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और आप इसको स्टडी करिए, अच्छा से स्टडी करिए। हमारा जो MCQ है उसे ज़रूर बनाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और अलग से हम तुरंत ही आपको लिए समझिए कि 6 महीना का 3 महीना का आपको एक अलग से करंट अफेयर तुरंत लेके आने वाले हैं। ठीक है, और बढ़िया से एकदम पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, एकदम मेहनत खूब करिए, प्रतियोगिता दर्पण जरूर पढ़िए, न्यूज़पेपर का अध्ययन जरूर करिए। और जितना भी आप सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा था 4 सब्जेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करिए, ताकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं BPSC का तो बिल्कुल आप 100 पार करके ही आइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।